हाँ जी. So next we have our chapter cell cycle and cell division. After your cell, the unit of life. From the same unit cell in plus one, which is your third unit, and the last chapter of third unit is cell cycle and cell division. Now let's see the meaning of cell cycle and cell division. इसका मतलब होता है कि सेल जो है बिफोर डिवाइडिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग डिवीजन, जब भी सेल ने डिसाइड करना होता है कि मुझे डिवाइड करना है, तो उसका हमेशा एक फिक्स्ड साइकिल चलता है कि पहले ये होगा, फिर वो होगा, उसके बाद ये होगा एंड देन डिवाइड होगा. ये हमारे पास एक फिक्स्ड साइकिल होता है. उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल, एंड देन सेल डिवाइड कर जाता है, विच इज सेल डिवीजन. सो सबसे पहले सेल क्या है? नॉर्मल एक ये छोटू सा सेल है. सबसे पहले ये सेल ग्रोथ करेगा. अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, ये सेल ग्रोथ करेगा. अब जैसे ही सेल एक पर्टिकुलर साइज तक ग्रोथ कर ली, अब ये फर्दर ग्रोथ तो नहीं कर सकता. नाउ ये क्या करेगा? डिवाइड हो जाता है. जो ये ग्रोथ वाला टाइम पीरियड है, दिस इज नोन एज सेल साइकिल. ग्रोथ वाले टाइम को ही क्या बोलते हैं? सेल साइकिल. क्लियर? सो शुरू करते हैं विद द सेल साइकिल डेफिनेशन. द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesize other constituents of a cell and eventually divides into two daughter cells. जिसमें मैंने सिंपल बोला सेल ग्रोथ, यहाँ पर उन्होंने बोला कि ऐसी स्टेज जब हमारे पास सेल अपना डीएनए, अपने जीनोम को डबल कर लेगा, सारी चीजों को सिंथेसाइज कर लेगा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह सब सिंथेसाइज करेगा, विच मीन्स प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, एंड देन उसके बाद दो में डिवाइड हो जाता है. ओके हर एक सेल का डिवीजन टाइम अलग अलग है. कुछ सेल्स सिर्फ कुछ मिनट्स लेते हैं और कुछ कुछ घंटे लेते हैं. जैसे कि ईस्ट सेल 90 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है. ह्यूमन जो है वो 24 आवर्स में सेल डिवाइड करता है. ओके जो पीरियड रिक्वायर्ड होता है वन सेल साइकिल के लिए, उसे जनरेशन टाइम बोलते हैं. नाउ सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज और प्रेपरेटरी फेज. इसी को रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं और आई फेज भी बोलते हैं. सो वी हैव इंटरफेज और प्रेपरेटरी फेज और रेस्टिंग फेज और आई फेज एंड एम फेज और डिवाइडिंग फेज. सबसे पहले हम इंटरफेज से शुरू करते हैं. बिफोर दैट हमारे पास ये एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है. इसी के ऊपर 2020 के नीट के पेपर में भी क्वेश्चन आया था. सो लेट्स चेक इट आउट. हमारे पास ये है एम फेज, राइट. एम फेज के ये फर्दर फेजेस के नाम लिखे हुए हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस. ये जो चारों फेजेस के नाम हैं ये कैरियोकाइनेसिस के हैं. ये कैरियोकाइनेसिस के फेजेस के नाम हैं, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई. साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. G1S एंड G2 फेज ये हमारे पास इंटरफेज है, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक दिस इज योर इंटरफेज. सो इंटरफेज के तीन सब फेजेस होते हैं, G1S एंड G2 फेज. G1 से सेल S फेज में एंटर करता है, S फेज से G2 फेज में एंटर करता है, G2 फेज से M फेज में एंटर करता है. यही सीक्वेंस, यही साइकिल जो है चलता रहता है. उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो गई, दो सेल्स बन गए. दोनों सेल्स अब क्या करेंगे? G1 फेज में दोबारा एंटर करेंगे, S फेज, G2 फेज एंड दोबारा डिवाइड कर जाते हैं. तो यही साइकिल जो है वो चलता रहता है. हमारे पास नेक्स्ट है G0 फेज. यहाँ पर जो एरो बना के लिखा हुआ है ना, G0 फेज, ये एक ऐसा फेज है जिसे हम नॉन डिवाइडिंग फेज बोलते हैं. इसको कौन सा फेज बोलते हैं? नॉन डिवाइडिंग फेज. मतलब कि अगर सेल G1 से S फेज में आ गया, देन 110% अ सेल हैव टू डिवाइड. अगर सेल G1 में से G0 फेज में चला गया तो सेल यहां पर क्या हो जाएगा? नॉन डिवाइडिंग. मतलब G0 फेज में सेल जब तक रहेगा तब तक सेल डिवाइड नहीं कर सकता. हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स हो गए, हार्ट सेल्स हो गए, वो हमेशा G0 फेज में ही रहते हैं. G0 फेज में. क्लियर? वो हमेशा किस फेज में रहते हैं? G0 फेज में. दैट मीन्स नॉन डिवाइडिंग फेज में. अगर तो मतलब G1 फेज में ही सेल को डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे S फेज में जाना है या G0 फेज में जाना है. अगर S फेज में आ गया तो डिवाइड करना पड़ेगा, G0 फेज में आ गया तो नॉन डिवाइडिंग होता है.
ना इंटरफेज, इसे आई फेज भी बोलते हैं, ग्रोथ फेज भी बोलते हैं और रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। रेस्टिंग फेज एक्चुअली इसे इसीलिए बोला गया था इनिशियली, पहले ये लगता था कि इस स्टेज में सेल जो है कुछ खास काम नहीं करता, सिंपली ऐसे रेस्टिंग मोड में होता है और एम फेज में ही डिवाइड करता है। बाद में पता चला एम फेज से भी ज्यादा काम इंटरफेज में होता है, तो उसे ग्रोथ फेज का नाम दे दिया गया। सो आगे हमारे पास जो इंटरफेज है ये फर्दर 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज में क्या क्या होता है? अब पहली बात सुनो, हमारे पास एक सेल है, इस सेल ने 2 में डिवाइड होना है। इस सेल के पास सारा कंटेंट क्या है? सिंगल सिंगल आरएनए, सिंगल डीएनए, सिंगल सिंगल प्रोटीन, सिंगल सिंगल मतलब फॉर वन सेल। बट यही सेल का मटेरियल आगे हमने 2 में डिवाइड करना है, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि एक सेल प्रोटीन्स ले ले और एक सेल डीएनए ले ले। नो, हमें जो पेरेंट सेल के अंदर चीजें प्रेजेंट हैं इक्वली दोनों सेल्स को हमें प्रोवाइड करवानी है। तो इस सेल के अंदर जो भी चीज है उसे हमें डुप्लीकेट करवाना पड़ता है, मतलब डीएनए डबल, प्रोटीन्स डबल, सब कुछ डबल, सो दैट डिवीजन के टाइम पर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। क्लियर? सो हमें यहाँ पर याद रखने की कौन सी फेज में किस चीज का सिंथेसिस हो रहा है। G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। हमने जो S फेज करना है आगे, S फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। S फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। S फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ओके, अब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो G1 फेज में बनते हैं। आरएनए का सिंथेसिस होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है, रॉ मटेरियल जो और भी चीजें रिक्वायर्ड है एस फेज के लिए वो सब G1 फेज में बनती हैं। और साइज का सेल का साइज इंक्रीज होता है, मतलब सेल ग्रोथ करता है। एस फेज में मेन इज डीएनए रेप्लिकेशन, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मींस कि डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। सपोज हमारे पास इनिशियली दिस वाज योर क्रोमोसोम, ये उसके अंदर डीएनए के फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ये। आफ्टर एस फेज हमारे पास क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाता है, 2 आ गए अब। सो अगर हम काउंट करें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, दोनों, दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम नंबर, एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। बट यहाँ पर डीएनए की ये क्रोमेटिन क्रोमोनिमेटा जो थी, ये 2 फाइबर्स जो है ये सिर्फ 2 है, यहाँ पर 4 है, मतलब डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। तो ये चीज याद रखनी है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते। क्लियर? सेंट्रियोल्स भी डिवाइड हो जाते हैं, 2 सेंट्रियोल्स बन जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स की भी सिंथेसिस होती है। ओके, नाउ G2 फेज प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनता है मेनली, जो स्पिंडल फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में किया है अभी अभी जस्ट, कि हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प्स इन स्पिंडल फॉर्मेशन। सो स्पिंडल फॉर्मेशन मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस G2 फेज में होती है, एटीपी की सिंथेसिस होती है एंड आरएनए की सिंथेसिस होती है G2 फेज में। देन G0 फेज इनएक्टिव फेज और क्विसेंट फेज, यहाँ पर सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, काम करता है, बट प्रोलिफरेट नहीं होता, मतलब डिवाइड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सेल G0 फेज में तो वो इनएक्टिव हो गया, वो सिर्फ नॉन डिवाइडिंग हुआ है, मेटाबॉलिकली दैट सेल इज एक्टिव। जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स, हमारे हार्ट सेल्स, दे आर एक्टिव बट दे आर नॉट डिवाइडिंग। नाउ सी वैल्यू एक टर्म है जो हम देते हैं टोटल डीएनए कंटेंट को इन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर टोटल डीएनए का कंटेंट कितना है उसे हम सी वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पिकोग्राम इसकी यूनिट है। आफ्टर एस फेज सी वैल्यू डबल हो जाती है डीएनए के लिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। क्लियर? ना ये था हमारे पास इंटरफेज। इंटरफेज के बाद नेक्स्ट फेज आता है एम फेज। एम फेज मतलब डिवाइडिंग फेज। सेल जो है 2 वे से डिवाइड कर सकता है, वन इज माइटोसिस, अनदर इज मियोसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस। बिफोर दैट मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं कंसीडर करके चल रही हूँ, आपको पता है डिप्लॉयड क्या होता है,
आपको क्लियर है हैप्लॉइड क्या होता है? +2 करके आए हो आप लोग, तो आई एम श्योर आपको ये पता होगा। नहीं पता स्टिल आप ग्रुप डाउट सेशन में पूछ सकते हो दैट व्हाट इज डिप्लॉयड एंड व्हाट इज हैप्लॉइड। जीनोम का पता होगा क्या होता है। क्रोमेटिन मटेरियल का नॉलेज है क्या होता है। क्रोमोसोम्स का नॉलेज है क्या होता है। So ये सब चीजें according to me are clear to you. So mitosis is a method or a process of cell division in which a parent cell divides to form two daughter cells. कि हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करके टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अमाउंट ऑफ डीएनए, सब कुछ पेरेंट सेल के इक्वल होता है। मीन्स कि इफ अ पेरेंट सेल इज 2n देन these daughter cells are also 2n, तो दैट मीन्स 2n ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो डीएनए, क्रोमोसोम्स, जीन सब कुछ पेरेंट सेल के इक्वल है। क्लियर? इसीलिए हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज डिवाइड नहीं हो रही, कोई भी चीज कम नहीं हो रही, इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, नाउ हमने किया कि जो एम फेज होती है वो फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। पहली बात तो एम फेज के अंदर, माइटोसिस के अंदर 2 स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट इज योर कैरियोकाइनेसिस। पहली क्या चीज है? कैरियोकाइनेसिस। देन इट इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। राइट? कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 स्टेजेस हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये हमारे पास 4 कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस हैं। नाउ बिगिनिंग विद प्रोफेज, सिंपल सी चीजें हैं, बस कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इनिशियली प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं अभी उनकी फॉर्मेशन नहीं हुई है। सेल के अंदर ऐसे क्रोमेटिन थ्रेड्स जो है वो बिखरे पड़े हैं, मतलब पूरे न्यूक्लियस के अंदर जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में भी विजिबल है कि पूरे क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो प्रोफेज में क्या होगा, हमारे पास कंडेंसेशन शुरू होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। हमारे पास मतलब प्रॉपरली जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू करेगा और क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करेगा। इमेजिन करते जाओ माइंड में कि क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करेगा, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होगा। सारी जैसे ही प्रोफेज से एंड प्रोफेज पर जाएंगे, मतलब ये बिफोर प्रोफेज है। अर्ली प्रोफेज यू कैन कंसीडर इट एज बिफोर प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज मतलब विद इन प्रोफेज क्या हो रहा है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डीजनरेट हो जाएगी। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एंड ऑल सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स भी क्या करती हैं, डीजनरेट हो जाती है। मीन्स कि अब हमारे पास क्या होगा, ये सेल है, उसके अंदर डायरेक्ट क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स। कोई सेल ऑर्गेनल, कोई न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं होती, डायरेक्टली सेल के अंदर अब क्या आ गया, सारा क्रोमेटिन मटेरियल आ गया, क्रोमोसोम्स आते हैं। ओके, सो प्रोफेज में क्या होगा, आपके पास कंडेंसेशन मतलब क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डीजनरेट हो रही है, सेल ऑर्गेनल्स डीजनरेट हो रहे हैं। देन हम मेटाफेज में आ जाएंगे। अब मेटाफेज में अब क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स इस वे से हमारे पास बने थे वो पहले क्या थे, रेंडमली अरेंज्ड थे। प्रोफेज में क्या हो, और या वन मोर थिंग, प्रोफेज में क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स मूव्स टू द ऑपोजिट पोल्स। सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पर मूव कर जाएंगे, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा प्रोफेज में। देन सेंट्रियोल्स में से स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगी। स्पिंडल फाइबर्स में 2 तरह की फाइबर्स हैं हमारे पास। ये जो छोटी फाइबर्स हैं दीज आर एस्टर रेज, और जो ये बड़ी वाली हैं दीज आर स्पिंडल फाइबर्स। 2 चीजें आ गई हमारे पास, एस्टर रेज एंड स्पिंडल फाइबर्स। क्लियर?
सो हमारे पास जैसे ही हमारे पास ये मेटाफेज में हम स्विच करेंगे, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे सेंटर पर लाई करना शुरू करेंगे, मतलब कि वो एकदम सेल के सेंटर पर लाई करेंगे। इसको हम बोलते हैं फिर मेटाफेज प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पर लाई करते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम्स के साथ सेंट्रोमियर वाली पोजीशन पर अटैच हो जाता है। कौन सी पोजीशन पर? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर आपको पता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में अभी किया है। ये हमारे पास सर्कल लाइक स्ट्रक्चर होती है, साइड्स पर इनके काइनेटोकोडिस्क होता है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स जो है इनके साथ अटैच हो जाती हैं। सो मेटाफेज में बेसिकली क्या होता है, प्रॉपरली सारे क्रोमोसोम्स जो अपनी और एक्चुअल शेप में आ चुके हैं वो सेंटर पर लाई करते हैं, मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेन पर आते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाती है। क्योंकि मेटाफेज जो है इस टाइम पर क्रोमोसोम्स प्रॉपर अपनी शेप में होते हैं, मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज व्हेन वी कैन स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर? अब देखो, दो स्पिंडल फाइबर्स ने सेंट्रोमियर, एक क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर को दोनों साइड से पकड़ा हुआ है। ये देखो, एक क्रोमोसोम है, इस साइड से भी स्पिंडल फाइबर ने इसको पकड़ा हुआ है और इस साइड से भी। अब एनाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगी। अगर स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, देखो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, उसको स्पिंडल फाइबर ने इधर से भी पकड़ा हुआ है, इधर से भी पकड़ा हुआ है। अब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सेंट्रोमियर फिर टूट जाता है, मतलब कि ये चीज हो जाएगी फिर ये चीज कि क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स बीच में से कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी, तो जिस सेंट्रोमियर से इन्होंने होल्ड किया हुआ था क्रोमोसोम को, वो सेंट्रोमियर टूट जाएगा। अब हमारे पास जो हमने एस फेज में किया था, ये बिफोर एस फेज है, बिफोर एस फेज है ये। आफ्टर एस फेज हमारे पास क्रोमोसोम ये आ गया था, देन आफ्टर एम फेज हमारे पास क्रोमोसोम ये आ जाएगा अगेन, मतलब कि हमने एनाफेज के टाइम पर उनको सेपरेट कर लिया। टेलोफेज is टेलोफेज एक्चुअली इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जो चीज प्रोफेज में होती है टेलोफेज में उससे उल्टा होता है। मतलब कि जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होंगे। डीकंडेंस मतलब क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन रीफॉर्म होगी, ऑर्गेनल्स रीफॉर्म होंगे, राइट। तो हमारे पास जो चीज हमने उसमें की थी प्रोफेज में, सब कुछ उससे उल्टा कहाँ होता है, टेलोफेज में। सो यहाँ पर हमारे पास देखो, ये हमारे पास ऑपोजिट एंड्स पर एनाफेज के टाइम पर क्रोमोसोम्स चले गए। अब इनके अराउंड मेम्ब्रेन आ जाएगी, ये डीकंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारी ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही एनाफेज खत्म होता है उधर से टेलोफेज शुरू हो जाता है, साथ ही इनका साइटोकाइनेसिस भी शुरू हो जाता है। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कि उधर न्यूक्लियस डिवाइड हुए, साथ के साथ साइटोकाइनेसिस भी शुरू हो गया, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएंगे एंड 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाउ साइटोकाइनेसिस के 2 मेथड्स हैं, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स के अंदर अलग अलग है। एनिमल सेल्स के अंदर ये फरो मेथड के साथ होता है, प्लांट सेल के अंदर ये सेल प्लेट मेथड के साथ होता है। फरो मेथड मतलब ये हमारे पास एक सेल है, इसकी वॉल में ऐसी फरो बननी शुरू हो जाती है दिस वे। ये फरो धीरे धीरे डीप होगी ऐसे, मतलब इस वे से वो सेंटर की तरफ मीट करेगी एंड फाइनली हमारे पास 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज फरो मेथड। क्योंकि ये डिवीजन जो है आउट टू सेंटर की तरफ जा रही है, इसे सेंट्रीपिटल भी बोल देते हैं। जैसे आप सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हो ना, जो टुवर्ड सेंटर लगती है, सिमिलरली इसमें साइटोकाइनेसिस में भी क्या हो रहा है, डिवीजन के टाइम पर कंस्ट्रक्शन टुवर्ड सेंटर जा रही है। सेल प्लेट में क्या होता है, ये हमारे पास सेल है, या सेंटर में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है दिस वे। अब ये प्लेट दोनों डायरेक्शंस में ग्रो करती है, धीरे धीरे ये साइटोप्लाज्म के एंड्स पे मीट हो जाती है और 2 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ पर डिवीजन जो है वो टू आउटवर्ड्स जा रही है,
इसे सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। क्लियर? सो दीज आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? सेल रिपेयर, अगर हमारी बॉडी में कोई भी सेल डिवाइड हो जाए, कोई भी सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ उसका प्रॉब्लम हो जाए, उसे हमने रिपेयर करना है, न्यू सेल्फ बनाना है, कार्बन कॉपी फॉर्म करनी है, तो हम माइटोसिस करवाएंगे। क्योंकि माइटोसिस के टाइम पर जो डॉटर सेल्स बनते हैं, जो न्यू सेल्स बनते हैं, वो एग्जैक्टली वैसे ही बनते हैं जैसा पेरेंट सेल होता है। सो सेल रिपेयर में टू रिस्टोर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की अमाउंट ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म की रेशियो मेंटेन्ड रहनी चाहिए। अगर सेल ओवर ग्रो कर जाएगा तो ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, उसे मेंटेन करने के लिए हम सेल को डिवाइड करते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर माइटोटिक डिविजन्स ही होती हैं, जिसकी हेल्प से प्लांट्स ग्रोथ कर पाते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड ऑफ डिवीजन है मियोसिस। मियोसिस 2 स्टेप्स में कवर होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 2 एग्जैक्टली माइटोसिस के जैसी है, मियोसिस 1 इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद मियोसिस 1। मियोसिस 1 की भी फर्दर वही कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होता है, बात चीज वही है। मियोसिस में भी इंटरफेज होगा, पहले इंटरफेज होगा, देन एम फेज आएगा। एम फेज आगे 2 स्टेप्स में कवर होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। यहाँ पर भी साइटोकाइनेसिस होगी, बट अब यहाँ पर ना हम इंटरफेज डिस्कस करेंगे ना साइटोकाइनेसिस, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ पर प्योरली सिंपली हम मियोसिस डिस्कस करेंगे। सो मियोसिस 1 की भी फर्दर 4 स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटा। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 मियोसिस का फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकिटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ओके, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, स्टिल मैं अपनी अश्योरिटी के लिए आपको बता देती हूँ। जैसे ह्यूमन बींग्स की ही हम बात करें, हमारे पास 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स के हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में एक्चुअली 23 क्रोमोसोम्स हैं, एंड हर एक क्रोमोसोम की हमारी बॉडी में कॉपी प्रेजेंट है। दैट्स वाई हम अपने क्रोमोसोम्स को कैसे लिखते हैं, 23 पेयर्स। ओके, ये जो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इनको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर? ओके, सो स्टार्टिंग विद लेप्टोटिन। लेप्टोटिन में क्या होता है, जो हमारे पास पहले क्या सेम टू सेम जैसे हमने माइटोसिस में किया था, सबसे पहले हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट करते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, वो कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट करती हैं और क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सो लेप्टोटिन में वही है कि हमारे पास क्रोमेटिन थ्रेड से क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होगी, एंड माइक्रोस्कोप के नीचे हमें अब प्रॉपर क्रोमोसोम्स जो है वो विजिबल होंगे थ्रू आउट द लेप्टोटिन। सो लेप्टोटिन कंसिडर इट एज अ अर्ली प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। लेप्टोटिन के बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है, साइनेप्सिस। अब ये आपको हर एक स्टेज का मार्क्ड पॉइंट याद रखना है। जाइगोटिन में क्या होता है, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर होने शुरू हो जाते हैं। मीन्स कि इनिशियली क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा, एंड दिस इज योर 4th वन। ये हमारे पास रेंडमली बिखरे पड़े हैं। जाइगोटिन स्टेज में क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो इस वे से पेयर अप हो जाएंगे, मतलब कि एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, दिस वे। सो ये हमारे पास इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। सो जाइगोटिन में हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है वो पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, एंड इसी पेयरिंग को साइनेप्सिस बोलते हैं। ये पेयर एक्चुअल में कौन सा पेयर है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है। नाउ हमने जब कहते ध्यान से देखा कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, तो हमने क्या पाया कि इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, प्रोटीनिएशियस कॉम्प्लेक्स, ऐसे, जिसने इन क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स।
मतलब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ने वाला प्रोटीन का बना हुआ कॉम्प्लेक्स, मतलब जैसे हम सीलिंग कर देते हैं, ग्लू लगा के उसको जोड़ देते हैं, सिमिलरली ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसके बीच में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जिसके साथ दूसरा आके जुड़ गया। इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सो जब कहते हैं हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमने क्या देखा? क्रोमोसोम की साइनेप्सिस कैसे हुई? बाय अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नोन एज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is known as bivalent or tetrad. हम अब इसको bivalent बोलते हैं या फिर टेट्राड. टेट्राड क्यों? 4 आर्म्स, 1 2 3 4. टेट्राड भी बोल सकते हैं. और बाइवेलेंट बिकॉज 2 क्रोमोसोम्स जो है वो आपस में बाय साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड है. एंड देन पैकेटिन. पैकेटिन में क्या होगा? हमारे पास क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी पैकेटिन में. क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है? ये सपोज हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये हमारे पास दूसरा होमोलोगस इसका क्रोमोसोम है. इनका ये रीजन देखो आपस में क्या है? ओवरलैप्ड. यहां पर हमारे पास इनकी जो सेगमेंट्स हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं. ओके, सो पढ़ लेते हैं. दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल. यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनता है. रिकॉम्बिनेशन मतलब दोबारा कॉम्बिनेशन. बायोटेक में भी हमने रिकॉम्बिनेशन पढ़ा है. द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. नॉन सिस्टर मतलब ये जो दोनों होती हैं दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स. ये दोनों जो है अगेन सिस्टर, और ये दोनों आपस में क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. Okay, non-sister chromatids of homologous chromosomes. Crossing over is the exchange of genetic material between two homologous chromosomes. दो homologous chromosomes के बीच में जो genetic material exchange होता है उसे crossing over बोलते हैं. यहाँ पर recombinase enzyme involved होता है. अब होगा क्या यहाँ पर? ये चीज थी. ये चीज कि इस क्रोमोसोम के पास इस क्रोमोसोम का सेगमेंट आ गया और इसने अपना सेगमेंट इसको दे दिया, तो मतलब कि रिकॉम्बिनेशन हो गया. अब इसी वजह से क्या आती हैं? वेरिएशंस, क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि पैकेटिन के टाइम पर क्रॉसिंग ओवर हुई विच इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. उसके बाद आ जाएगा डिप्लोटिन. डिप्लोटिन में जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाएगा. मतलब पहले जो क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ा हुआ था वो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अब आपस में खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा. हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है वो सिर्फ एक ही जगह पर जुड़े होंगे. वो भी कौन सी साइट है? क्रॉस ओवर साइट से. मतलब ऊपर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो चुका है, क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े हुए हैं ओनली एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कियाजमेटा बोलते हैं. तो डिप्लोटिन में आपको याद रखना है कियाजमेटा फॉर्मेशन. डिप्लोटिन में क्या याद रखना है आपको? कियाजमेटा फॉर्मेशन. की यहाँ पर कियाजमेटा बन रहा है क्योंकि पूरा साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो चुका है. सिर्फ हमारे पास यहाँ पर ही क्रोमोसोम्स की अटैचमेंट है. अगर मैं बना के भी दिखाऊं, ये क्रोमोसोम, ये देखो, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है. दिस इज कियाजमेटा. ओके, डिप्लोटिन कियाजमेटा टर्मिनलाइजेशन मतलब कियाजमेटा भी अब खत्म हो जाएगा. क्रोमोसोम्स जो है वो प्रॉपरली कंडेंस हो जाएंगे. होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो स्पिंडल्स के साथ जुड़ जाएंगे. सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स पर जाएंगे. न्यूक्लियस की वॉल टूटेगी. सेल ऑर्गेनल्स जो है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगी. एंड डायकाइनेसिस के बाद हमारे पास मेटाफेज आ जाएगा. अब मेटाफेज में वही चीज है हमारे पास. अब क्या होगा? ये प्रोफेज 1 है. प्रोफेज 1 में देखो मैं क्लियरली दिखाया हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का साइनाप्सिस दिखाया हुआ है. देन मेटाफेज में जैसे ही आएंगे ये क्रोमोसोम्स मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर लाई करना शुरू करेंगे. मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर या इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर. अब आप माइटोसिस को याद करो. माइटोसिस में क्या हो रहा था? हमारे पास एक ही क्रोमोसोम को दोनों तरफ से हमने जोड़ा था. मतलब कि एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर जुड़ रहे थे. यहां पर क्या होता है? मियोसिस में हमारे पास वो एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते. मियोसिस 1 में सबसे पहले आउट ऑफ होमोलोगस पेयर
एक जो सेंट्रियोल है वो, सॉरी सेंट्रियोल नहीं, एक स्पिंडल फाइबर एक क्रोमोसोम के साथ जुड़ेगी और दूसरी दूसरे के साथ। जैसे कि ये हमारे पास होमोलोगस पेयर है, राइट। दोनों में से जो ऊपर वाला है उसके साथ एक स्पिंडल फाइबर जुड़ गई, नीचे वाले के साथ एक स्पिंडल फाइबर जुड़ गई। अब अगेन स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो है, एक एक मतलब होमोलोगस पेयर में से एक एक क्रोमोसोम ऊपर चला गया और हमारे पास देन क्या होगा, टीलोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, पूरी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दोबारा बनेगी, सेल ऑर्गेनल्स दोबारा बनेंगी, देन साइटोकाइनेसिस होगा और सेल 2 में डिवाइड हो जाएगा। अब बात वही हुई, यहां पर वी स्टार्टेड विद 4 क्रोमोसोम्स, ये 4 क्रोमोसोम्स है, यहां पर भी 4, यहां देखो अब 2 रह गई। अब ये सेल्स के पास कितने आ गए, 2 और 2, मतलब कि जैसे हमारे गैमीट्स में होता है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मैं स्पर्म्स के अंदर बात करूं कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। एग के अंदर भी कितने होते हैं, 23। वो कैसे 23 आते हैं, बाय मियोसिस, क्योंकि होमोलोगस पेयर में से एक एक क्रोमोसोम एक गैमीट के अंदर जाता है। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स गैमीट्स के अंदर नहीं आते, उनमें से एक क्रोमोसोम गैमीट के अंदर एंटर करता है। जैसे कि हमने यहां देखा कि होमोलोगस पेयर में से एक सेल के अंदर एक क्रोमोसोम एंटर कर गया। अब ये 2 डॉटर सेल्स बन गए, ये 2 डॉटर सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगे बाय मियोसिस 2। मियोसिस 2 की भी वही स्टेजेस है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। अब ये एग्जैक्टली वैसे होता है जैसे माइटोसिस है। अब हमारे पास बाय मियोसिस 1 2 क्रोमोसोम्स आ गए थे। अगर हम एक डॉटर सेल को कंसीडर करें, ये दोनों जो है मेटाफेज के टाइम पर इक्वेटोरियल प्लेन पर आ गए, स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच किया एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को दोनों साइड से, और जो स्पिंडल फाइबर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेंगी, सेंट्रोमियर आपस में ब्रेक हो जाएगा और अब हमारे पास ये टीलोफेज में एंटर करे। सिमिलरली हमारे पास इस स्टेज के साथ भी होगा। सो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इट इज एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस। यहाँ पर वी स्टार्टेड विद 2 क्रोमोसोम्स, हियर आर 2 एंड वी आर एंडिंग विद 2 क्रोमोसोम्स। सो एंड यहाँ पर एक डॉटर सेल से कितने बन गए, 2। मियोसिस 1 में भी 2 बने थे, तो दूसरे के भी कितने बनेंगे, 2। सो एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। दैट इज वाई मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर क्या रह जाते हैं, हाफ, रिड्यूस हो जाते हैं। एंड इवन एक्चुअली मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, नॉट मियोसिस 2, क्योंकि मियोसिस 1 में ही रिड्यूस हो रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर। सेकेंड डिफरेंस है, हमारे पास माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशंस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो कहते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स्ड चलते आ रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ मियोसिस। लाइक हमारी मदर के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, अगर ये बाय माइटोसिस डिवाइड होते तो हमारे गैमीट्स के अंदर भी 46, एक गैमीट फादर से एक मदर से, मेरे अंदर कितने आते, 92 क्रोमोसोम्स। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स्ड नहीं रह पा रहा। ये फिक्स्ड क्यों रह रहा है, क्योंकि हम डिवाइड करते हैं बाय, मतलब हमारे जो गैमीट्स बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं। तो जो बनते हैं 23, अब 23 फादर से भी आए, 23 मदर से भी आए, जुड़ के दोनों ने फिर से बच्चे में कितने बना दिए, 46। इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी, क्योंकि मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर भी एक प्रोसेस है विच इज नॉट इन माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर वेरिएशंस नहीं आती, जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती, मियोसिस के अंदर वो आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। क्लियर। सो दिस इज इट, हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर खत्म होता है। बहुत ईजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।